इस 21वीं सदी में हम विकास के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहे हैं, प्रगति करने का सपना देख रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम मंगल से आगे तक जाने की सोच रहे हैं। चंद्रयान की तैयारियां चल रही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो विश्व में डंका बजा रहे हैं। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक हो या क्रिकेट, सभी खेलों में अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रगति हमारे प्रारब्ध की कहानी कह रही है। ये सब बोलने और सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हकीकत कुछ और है और भीतर ही भीतर आज हम 2020 में भी 2002 से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कारण साफ है और सिर्फ एक ही कारण है कि आज हम भारतीय नहीं हैं बल्कि हिंदू और मुसलमान के रूप में पहचाने जाते हैं और यही पहचान हम अपने कार्यों से भी बता रहे हैं और लगातार बता रहे हैं। ऐसा अगर नहीं होता तो हम 2002 से लेकर 2020 तक इतने बड़े हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं हुए होते देश में। नमस्कार, आशीष सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं मुन्ना भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज हम आपको इस वीडियो में दिल्ली दंगे का जो पूरा साजिश था, किस तरह से दिल्ली दंगे को फैलाया गया, उसके लिए पैसा कहां से आया, वो सब बताएंगे। केजरीवाल के पैसे पर बिक चुके बड़े बड़े मीडिया हाउसेज इस बात को नहीं बता रहे हैं। कुछ मीडिया हाउसेस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। दोस्तों, ये दंगे को फैलाने में जो साजिश रची गई थी वो पूरी तरह से केजरीवाल सरकार ने दंगाइयों को खुले हाथ से समर्थन दिया था, क्योंकि उनके बिना समर्थन की इतनी बड़ी दंगा हो ही नहीं सकता था। क्योंकि जब दिल्ली चुनाव हुआ था तो मुस्लिम पक्ष ने एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया था और इस दंगे में ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में मुस्लिम पक्ष के ही दंगाइयों का कनेक्शन था और जो दंगाई थे वो ज्यादातर मुस्लिम थे। उनको ये पता था कि नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम में दिल्ली की पूरी फोर्स ट्रंप के भारत दौरे के सुरक्षा इंतजाम में लगा दी जाएगी। और आखिर ये जानकारी खुफिया होती है किसी भी सरकार के लिए, और ये खुफिया जानकारी दंगाइयों को किसने दी? जो जानकारी सिर्फ सरकार के खुफिया विभाग तक सीमित होनी चाहिए और होती भी है, वो जानकारी इन दंगाइयों तक कैसे पहुंचाई गई? ये तो वो बातें हैं जो आप सब जानते हैं। इतने बड़े दंगे को फैलाने के लिए आखिर पैसे का इंतजाम कैसे हुआ, बताते हैं आपको। उमर खालिद ने फंड जुटाया और उसी फंड का इस्तेमाल करके ताहिर हुसैन ने दंगा मचाया। मुस्तफाबाद विधानसभा के जो चांदबाग इलाका है, उस चांदबाग इलाके में 24-25 फरवरी को हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई थी और उसी चार्जशीट में इसे एक सोची समझी साजिश बताया गया है। इसी दिल्ली दंगे में जो खुफिया एजेंसी के आईबी के कर्मचारियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप भी ताहिर हुसैन पर लगाया गया है। ताहिर हुसैन के घर और फैक्ट्री से दंगों का जो संचालन हुआ था और इसी दंगे का जो ताहिर हुसैन के घर और पेट्रोल बम और एसिड और पत्थर फेंके गए थे और ताहिर की मौजूदगी में ये सब हुआ था और गोलियां भी चलाई गई थी। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस दंगे की साजिश करीब 2 महीने पहले ही रच दी गई थी और इस दिल्ली दंगे में जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद की भूमिका का भी जिक्र होता है। ताहिर हुसैन लगातार उमर खालिद के संपर्क में था और 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में ताहिर हुसैन की उमर खालिद और खालिद सैफी, जो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से संबंध रखता है, उससे मुलाकात हुआ। क्राइम ब्रांच ने दोनों को सीडीआर को खंगाला और दोनों की लोकेशन ट्रैक की जो शाहीन बाग में थी। इसके बाद ताहिर हुसैन ने पूछताछ में माना कि उमर खालिद ने उससे बोला कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया आने पर कुछ बड़ा दंगा प्लान करते हैं। ये दंगा उसी समय रचा गया था और इनके लिए सबसे ज़रूरी पैसा पीएफआई मुहैया कराएगी। पैसे की पहली किस्त खालिद सैफी ने ताहिर हुसैन को दिया था और ताहिर हुसैन ने यह भी माना कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में उन्होंने अपनी कंपनी से 1.10 करोड़ रुपए का कुछ फर्जी कंपनी के नाम से ट्रांसफ़र किए और उसे ये पैसा कैश में अलग अलग माध्यमों से मिला। फिर ये जो पैसा था वो अलग अलग रूट से वो पैसे निकालकर दंगे और नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारियों में लगा दिया गया और प्रदर्शन करने वालों को पैसा भी उसी ने बांटा। ताहिर हुसैन की 2 कंपनियों के 6 ट्रांजैक्शन का अभी तक क्राइम ब्रांच संदिग्ध में लेकर उसकी जाँच कर रही है। मीनू फैब्रिकेशन और SP फाइनेंशियल सर्विस के अकाउंट में 7 जनवरी को 20 लाख रुपए, 10 जनवरी को 20 लाख रुपए और 12 लाख रुपए, 13 जनवरी को 10 लाख रुपए और 14 जनवरी को 14 लाख रुपए और 16 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। इन पैसों के ट्रांजैक्शन के जो माध्यम था और जो चेन है उस पर फिलहाल जांच जारी है। जांच होगी तो और बातें सामने आएंगी। ताहिर हुसैन के घर से जो CCTV फुटेज मिले वो 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक बंद पाए गए।
यानी इसका मतलब ये निकालता है कि जानबूझकर दंगे के दौरान सीसीटीवी को बंद कर दिए गए ताकि कोई प्रमाण न मिल सके और सरकार को जवाब दे सके। इसके अलावा 22 फरवरी को ताहिर हुसैन ने अपने पिस्टल जो खजूरी खास थाने से ली और उसी दिन उसने अपनी लाइसेंस पर 100 कारतूस खरीदे। पुलिस ने दंगे के बाद ताहिर के लाइसेंस से लिए गए 22 फूके हुए कारतूस भी बरामद किए थे और इन्हीं कारतूस को कहां इस्तेमाल किया गया है इसका जवाब ताहिर के पास नहीं था। दंगे से ठीक पहले लाइसेंस पिस्टल से निकलवाना और फिर उसी का इस्तेमाल करना ये भी ताहिर के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत लगता है। लेकिन फिलहाल क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है और जो चांदबाग दंगे में जो ताहिर हुसैन का नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी से ताहिर को निष्कासित कर दिया गया था। ताहिर मुस्तफाबाद विधानसभा के नेहरू विहार वार्ड से पार्षद है और ताहिर हुसैन के खिलाफ इस चार्जशीट में उमर खालिद का नाम भी जरूर है, लेकिन फिलहाल उसे आरोपी घोषित नहीं किया गया है। इतने तमाम सबूतों के बावजूद भी अगर ताहिर हुसैन पर भाजपा की सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इतनी बड़ी बहुमत की सरकार बनाने का कोई मतलब नहीं। और ये भी हम सोच सकते हैं कि भाजपा बड़े बड़े अपराधियों को और पार्टियों की तरह भी पनाह देने लगा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते।